हेलो साथियों, मैं अखिलेश शाक्य अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन के ज़बरदस्त जीके और जीएस के 30 क्वेश्चनों को लेकर। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलते हैं साथियों पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? विकल्प दिए हैं असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया था। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को हुई थी। ये 3 दिन का कार्यक्रम था, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त। 9 अगस्त को आंदोलन शुरू होना था और 8 अगस्त को गांधी जी ने ये नारा दिया था। बहुत फेमस नारा है, परीक्षा में अक्सर आता रहता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की वान झील किस देश में है? विकल्प हैं ईरान, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, तुर्की। तुर्की में सर्वाधिक खारे पानी की वान झील स्थित है। साथियों, नवीनतम जानकारी के अनुसार अफ्रीका के जिबूती में एक और झील जानकारी में आई है जिसका नाम है असल झील। बताया जाता है ये वान झील से भी अधिक खारी है। अगला प्रश्न है, निप्पन किस देश का पुराना नाम है? साथियों, निप्पन शब्द का अर्थ है उगते हुए सूर्य का देश। इस प्रश्न के जो विकल्प हैं उनमें से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जापान। जापान का पुराना नाम निप्पन था। अगला प्रश्न है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? विकल्प दिए हैं मोहम्मद गोरी, नादिर शाह, महमूद गजनवी और अहमद शाह अब्दाली। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, महमूद गजनवी। अलबरूनी फारस का रहने वाला एक विद्वान, लेखक और विचारक था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने भारत की जो यात्रा की उस यात्रा के विषय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब लिखी जिसका नाम है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। यह पुस्तक इसने अरबी भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? विकल्प दिए हैं मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, खलीकुज्मा और सलीमुल्लाह खान। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान ढाका का नवाब था। इसने 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था आगा खां को। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विकल्प हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, यांगत्से कियांग। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प डी, यांगत्से कियांग। यह चीन में बहने वाली चीन की सबसे लंबी नदी है, साथ में एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? विकल्प दिए हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी और टी.वी. सप्रू। तो साथियों, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, 1930 में, फिर एक 1931 में और तीसरा 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे कुल मिलाकर और इन तीनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में नहीं है? विकल्पों में देखें तो सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में ही है, सिंधु का तिब्बत में है, ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में है। इन तीनों नदियों का उद्गम स्थान तिब्बत में है, जबकि ब्यास नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट से ब्यास कुंड से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, ब्यास। ब्यास नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में नहीं है। अगला प्रश्न है, पंचायतों में
प्रत्येक स्तर पर निर्वाचन में भाग लेने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? साथियों, पंचायतों में 3 स्तरों को बनाया गया है। सबसे निम्न स्तर पर, निचले स्तर पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जिसे कहते हैं, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति जिसे क्षेत्र पंचायत कहते हैं, और सबसे ऊंचे स्तर पर जो जिला स्तर पे है उसे जिला परिषद और वर्तमान में जिला पंचायत कहते हैं। इन तीनों स्तरों पर इनके अलावा नगर पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं में भी प्रत्येक प्रकार की पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए, निर्वाचन में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है 21 वर्ष। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस समिति के सुझाव पर भारत में ओवरसीज सिटीजनशिप दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया? साथियों, बताते चले, भारतीय संविधान के भाग 2 में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता जैसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन विदेशों में बसे भारतीय मूल के या अनिवासी भारतीयों, जिन्हें NRI कहते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई। तो इसके लिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनाई गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। शॉर्ट में बोलते हैं LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति ने 2002 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, और जिसमें 2003 में नागरिकता के संबंध में कुछ संशोधन करके 2005 में ओवरसीज सिटीजनशिप भारत में लागू कर दी गई, और विदेशों में बसे 16 देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत आने जाने की छूट प्रदान की गई है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है? साथियों, ग्लोब पर पूर्व पश्चिम दिशा में खींची जाने वाली समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? तो साथियों, विकल्प हैं NH2, NH7, NH34 और NH44। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, NH44। NH44 जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इससे पहले NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, इसे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इस प्रश्न का सही उत्तर है NH44। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में अभी तक केवल एक संविधान संशोधन कौन सा हुआ है? साथियों, संविधान की उद्देशिका से प्रस्तावना या इंग्लिश में प्रीम्बल कहते हैं, इसमें केवल एक ही संशोधन हुआ है, और यह संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? विकल्प हैं अमृतसर, चेन्नई, कोच्चि और मुंबई। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मुंबई। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई में ही गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? विकल्प हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अभ्योत्तल लेंस और समतल लेंस। साथियों, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प में दिए हैं डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यह भारत और अक्साई चीन वाले एरिया में है, जो चीन और भारत के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। डूरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, बट वर्तमान में यहाँ POK वाला एरिया पड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प सी, रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसे प्रदान की गई है? भारत की संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संशोधन करने की शक्ति के बारे में उल्लेख है। तो इसके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, संसद।
भारत में संविधान संशोधन की शक्ति केवल और केवल संसद को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? साथियों, सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी 5। और ये 5 रिटें होती हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी होती है परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण और 5वीं रिट जो होती है उसका नाम है अधिकार प्रक्षा। ये 5 रिटें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जारी कर सकती हैं मूल अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, कोलकाता नामक नगर का संस्थापक किसे माना जाता है? विकल्प दिए हैं जॉब चारनॉक, फ्रांसिस डे, गेराल्ड डोंगियार, रॉबर्ट क्लाइव। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जॉब चारनॉक। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प दिए हैं 5 सितंबर, 12 जनवरी, 11 जुलाई और 5 जून। साथियों, बताते चले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप निम्न में से किस जल राशि को स्पर्श नहीं करता है? साथियों, भारतीय प्रायद्वीप की 3 सीमाएं जल राशियों से घिरी हुई हैं, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प डी भूमध्य सागर भारतीय प्रायद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पशुपालन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा जाता है? साथियों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर रखे गए हैं, 3 क्षेत्र रखे गए हैं। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें कृषि एवं पशुपालन को रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र, इसमें उद्योग क्षेत्र को रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र को रखा जाता है। तो साथियों, पशुपालन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है? साथियों, विकल्प दिए हैं लोकसभा, राज्यसभा और किसी भी सदन में और किसी भी सदन में नहीं। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक करों के संबंध में होता है और धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्तावित किया जा सकता है। अंततः राज्यसभा में भी ये जाता है और राज्यसभा को धन विधेयकों के संबंध में बहुत सीमित अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम सबसे प्राचीन है, यह किस राज्य से संबंधित है? विकल्प दिए हैं उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो साथियों, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जल निम्न में से किस अवस्था में पाया जाता है? विकल्प हैं ठोस, द्रव, गैस और उपर्युक्त सभी। तो साथियों, जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस अवस्था में उदाहरण के तौर पे बर्फ, द्रव अवस्था में पीने योग्य जल और गैस जो होती है वो जल वाष्प होता है, वो गैस के रूप में पाया जाता है। अतः जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, रानीगंज का संबंध किस खनिज के उत्पादन से है? साथियों, रानीगंज भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, यहाँ कोयले का उत्पादन होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प सी कोयला। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? साथियों, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसे संक्षेप में डीवीसी कहते हैं। डीवीसी का निर्माण यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पे 1948 में किया गया था। यह दामोदर नदी पर झारखंड में स्थापित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न है, मित्र मेला किस क्रांतिकारी संगठन का पूर्व नाम था? साथियों, विकल्पों में दिए हैं अभिनव भारत अनुशीलन समिति,
गदर पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक। तो बताते चलें, मित्र मेला की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की थी। बी.डी. सावरकर अर्थात विनायक दामोदर सावरकर, और इसी मित्र मेला का नाम बदल के 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प ए, अभिनव भारत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं है? साथियों, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 3 केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपनी विधानसभाएं हैं, और वो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, दमन दीव। दमन दीव के पास अपनी विधानसभा नहीं है। अंतिम प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? विकल्प दिए हैं एनी बेसेंट, लाजपत राय, गंगाधर तिलक और राम मनोहर लोहिया। साथियों, केसरी समाचार पत्र का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्रिका का संपादन मराठी भाषा में किया था, और